लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया। यानी पहले सिक्कों पर लेख नहीं होते थे, ये काम प्रारंभ किया है हिंद यवन शासकों ने। हिंद यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया, इससे पहले नहीं था। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया। यानी अशोक के जो अभिलेख थे उन्हें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था और इन्हें पढ़ने का काम किसने किया? तो इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? यानी जो बौद्धों की संगीति आयोजित होती थी, तीसरे नंबर की जो पाटलिपुत्र में हुई थी, उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा की गई। मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है कुषाण शासक बिम कफिसस को। कुषाण शासक बिम कडफिसस को। सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यानी किस वेद के किस मंडल में है? सूर्य देवता जिसको सविता भी कहा गया है, उनको समर्पित किया गया है गायत्री मंत्र। और कहाँ से वो हम पढ़ते हैं, कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गायत्री मंत्र हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। यानी यात्रियों का राजकुमार जो मतलब बाहर से हमारे भारत में यात्री आए, उनमें राजकुमार माना जाता है। और वर्तमान शाक्य मुनि हुएनसांग को तमिल साहित्य में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी कौन सा ऐसी रचना है जिसे राष्ट्रीय काव्य माना जाता है और तमिल साहित्य में है? तो सिलप्पा दिकारम को। सिलप्पा दिकारम एक तमिल की रचना है जिसे वहां का राष्ट्रीय काव्य माना जाता है। भारत में परमाणुवाद का संस्थापक माना जाता है किसे? महर्षि कणाद को। तो महर्षि कणाद कौन है? भारत में परमाणुवाद के संस्थापक। अगला है रचना है, नाटक है, उसका नाम है मत्त विलास प्रहसन। ये किसने लिखा था? मत्त विलास प्रहसन एक नाटक का नाम है। लिखने वाले हैं पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने। आगे अगला है गंगे कोंड चोल की उपाधि किसने धारण की? गंगे कोंड चोल ये राजेंद्र चोल ने की है। चोलों के राजा रहे हैं राजेंद्र, जिन्होंने गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल काल कौन सा माना जाता है? यानी हर साहित्य की जिस फेज में बहुत ज्यादा उन्नति होती है, उस फेज को उसका स्वर्ण काल माना जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तेलुगु साहित्य का जो क्लासिकल काल है वो कौन सा है? तो कृष्णदेव राय के शासन काल को। यानी जब राजा कृष्णदेव थे तो उनके समय में तेलुगु साहित्य का बहुत विकास हुआ। नेक्स्ट है दार उल सफा और दीवाने खैरात, ये दो विभाग हैं, दारुल सफा और दीवाने खैरात। ये कौन से बादशाह ने स्थापित किए? तो फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा और दीवाने खैरात की स्थापना की। ये दोनों विभाग थे। नेक्स्ट है हुमायूं के दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार। हुमायूं को कला से बहुत प्रेम था और उसने दरबार में प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार दो रखे हुए थे। उनका नाम था अब्दुल समद एवं मीर सैयद अली। तो पहला है अब्दुल समद और दूसरा है मीर सैयद अली। मुगल सेना में मनसबदारों एवं सैनिकों की नियुक्ति तथा उनके वेतन, प्रशिक्षण और अनुशासन की जिम्मेदारी आदि का निर्वाह कौन करता था? यानी जो मुगल सेना रहती थी उसमें कितने मनसबदार रहेंगे, कितने सैनिक रहेंगे, वेतन क्या होगा, उनकी ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पद को सौंपी गई थी उस पद का नाम है मीर बख्शी। तो कभी आपका प्रश्न आ जाए मीर बख्शी का क्या काम था, तो मुगल सेना में मनसबदार, घुड़सवार और सैनिकों इन सब की नियुक्ति, वेतन, प्रशिक्षण, अनुशासन, ये सब। नेक्स्ट है पितरा दुरा तकनीक। पितरा दुरा तकनीक एक ऐसी टेक्निक है कि पत्थरों से कुछ बनाते हैं और उस पर जवाहरात जड़ने का काम है।
जड़ाऊ काम। तो इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया, कब किया गया? तो एतमादुल्ला के मकबरे में, आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा बनाया गया और इसमें जिस शैली में काम किया गया वो क्या कहलाती? पितरा दुरा तकनीक। यानी ये तकनीक कौन सी है? जिसपे जो है पत्थरों पे हीरे जवाहरात जो है जड़े जाते हैं। ठीक है, चलिए और अब मैं बताती हूँ आपको आगे। 1674 में अपने सिंहासन आरोहण के अवसर पर हैंदव धर्म सुधारक, क्षत्रिय, कुलावंत और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की। यानी ऐसा कौन सा राजा रहा है जिसका 1674 में उसने सिंहासन पे बैठा और उस टाइम उसने उपाधियां धारण की है गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की, क्षत्रिय कुलावंतस की, धर्म उद्धारक की और हैंदव की। ये काम किया शिवाजी ने। यानी इतनी सारी उपाधियां सिंहासन पे बैठते हुए शिवाजी ने धारण की। अगला है अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर जब प्रथम आक्रमण किया गया तो मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। बेले जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? यानी बेले जली ने क्या किया था? सहायक संधि बनाई थी जिनको सबसे पहले स्वीकारा था हैदराबाद। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है किसे? किस कागज को, किस पेपर, किस नोटिस को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? तो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 को, 1854 को। कर्मयोगी, वंदे मातरम, द लाइफ डिवाइन एवं न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? तो एक ही नाम है, अरविंद घोष। तो ध्यान रखिएगा, अरविंद घोष ने कर्मयोगी, वंदे मातरम, द लाइफ डिवाइन और न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक पुस्तिकाओं का संपादन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मुगल शासक द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई? ये तो बहुत पूछा जाता है कि वह कौन सा बादशाह था जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? एक क्रांतिकारी संस्था रही है, उसका नाम है अनुशीलन समिति। उसे किसने बनाया है? तो प्रथम कुमार मित्रा ने, बारिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी। ये तीन नाम याद रखिएगा, प्रथम कुमार मित्रा, बारिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी। पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। याद रखिएगा, ये कब हुई थी घटना? 8 अप्रैल 1929 को। ये पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह ने किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन 1928 में किया। किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा विभिन्न भारतीय समुदायों को सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व देने के लिए एक कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। कब की गई है ये? 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने और किसको? विभिन्न भारतीय समुदायों को
किस आधार पर? सांप्रदायिक कम्युनल बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन देने की बात की है, उसे क्या कहा गया? कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग। तो ये तो हो गए आपके हिस्ट्री के। अब कुछ आर्ट एंड कल्चर में है, जिसमें कल्चरल प्लेसेस के बारे में बताया है, वो मैं रिपीट करती हूँ। तंजावर या जिसको तंजौर कहते हैं, उसमें एक शैव मंदिर है जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। इसे दक्षिण मेरु के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण किसने कराया? तो चोलों के राजा राजा राज प्रथम ने। तो राजा राज प्रथम ने क्या करवाया है? तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण, जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, और दक्षिण मेरु का मंदिर भी जाना जाता है, चोल सम्राट राजा राज प्रथम। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। एक मस्जिद है, किसने बनवाई है? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, बीड़ा और तंबूरा को जोड़कर सितार बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी अमीर खुसरो ने एक वाद्य यंत्र बनाया जिसमें बीड़ा और तंबूरा दोनों के गुण थे, और इसे बनाने का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। नेक्स्ट है, मियां मल्हार, मियां की सारंग, दरबारी कन्हड़ा जैसे रागों का आविष्कार किसने किया? ठीक है, सुनिए, मियां मल्हार, मियां की सारंग, दरबारी कन्हड़ा जैसे रागों का आविष्कार किसने किया? तो तानसेन ने। संगीत रत्नाकर नामक संगीत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? संगीत रत्नाकर ये क्या है? एक संगीत ग्रंथ है, इसकी रचना सारंग देव ने की है। आ गया ये। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना किसने की? कब की गई? 1952 में। याद रखिएगा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 है। 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, एक प्राचीन दर्शन है जिसको अनिश्चयवादी कहते हैं। अनिश्चयवादी, इसके प्रणेता कौन है? तो संजय बेलट पुत्र। संजय बेलट पुत्र किस दर्शन के प्रणेता है? अनिश्चयवादी। यज्ञ व धार्मिक कर्म कांड से संबंधित मंत्रों का वर्णन किस वेद में है? धर्म व धार्मिक कर्म कांड और यज्ञ का मंत्रों का वर्णन किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद। बुद्ध के उपदेशों का सुत्त पिटक के रूप में संकलन हुआ है, कब किया गया है? तो पहली बौद्ध संगीति में। याद रखिएगा, बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं उनका सबका एक जगह कलेक्शन किया गया। तो जो कलेक्शन किया गया है तो प्रथम बौद्धों की संगीति में किया गया, और उसको हम किस रूप में जानते हैं? सुत्त पिटक। कश्मीर के कुंडल वन विहार में आयोजित हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो आचार्य बसुमित्र ने। याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कश्मीर के कुंडल वन विहार में हुई थी, किसने की है? अध्यक्षता इसकी आचार्य बसुमित्र ने। सांख्य दर्शन किसने दिया है? कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन, हमारे यहाँ जो जितने भी दर्शन है उनमें से एक है सांख्य दर्शन, कपिल मुनि। नेक्स्ट है, देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना या 4 पीठ की स्थापना कर हिंदू धर्म को पुनर्प्रतिष्ठा करने का श्रेय किसको जाता है? यानी किसने चारों मठों और पीठों को स्थापित किया? तो शंकराचार्य ने। महबूब इलाही की उपाधि प्रदान की गई। महबूब इलाही, इन्हें शेख निजामुद्दीन औलिया को। तो कहीं भी आ जाए महबूब इलाही कौन है? तो निजामुद्दीन औलिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फैक्ट है, माध्यमिक शून्यवाद। शून्यवाद भी एक दर्शन है, तो इसको पूरा नाम है माध्यमिक शून्यवाद। किसने बनाया है? नागार्जुन ने बनाया है। आगरा स्थित ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया।
1983 में। कल ही हमने पढ़ा है ये फैक्ट, और ये आया हुआ सवाल है। आगरा में जो ताजमहल है यूनेस्को की विरासत में कब शामिल किया गया? 1983 में। संस्कृत भाषा की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। किसको? संस्कृत भाषा को। तो ये दर्जा कब दिया गया? 2005 में। नेक्स्ट है, असम में प्रचलित प्रसिद्ध नृत्य शैली जिसे सत्रिया या सतारिया कहा जाता है, उसका विकास का श्रेय किसे जाता है? संत शंकर देव को। तो असम में जो प्रचलित है नृत्य शैली उसे सत्रिया या सतारिया कहते हैं, उसका डेवलपमेंट किसने किया? संत शंकर देव। गुजरात का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है जिसे नवरात्रि में किया जाता है, वो है गरबा। याद रखिएगा, गरबा कहाँ का है? गुजरात का। गा से गरबा और गा से ही गुजरात। अब गा से गोवा मत लगाना, गरबा गुजरात का है। नेक्स्ट है, केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जिसे एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया, मतलब अकेली महिला इसे प्रस्तुत करती, सोलो डांस है मोहिनी अट्टम। बाघ चित्रकला की गुफा संख्या 4 को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं रंग महल। आप ध्यान रखिएगा, बाघ चित्रकला का जहाँ पे हुई है उस गुफा में, गुफा संख्या 4 को क्या कहते हैं? रंग महल। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना गया जहांगीर के काल को, यानी मुगलों के समय में चित्रकला कब अपने चरम पे थी, यानी कब उसका स्वर्ण युग था? तो जहांगीर के काल में। किशनगढ़ शैली के अंतर्गत निर्मित बड़ी ठनी के चित्र को कहा गया है, तो एक चित्र है उसका नाम है बड़ी ठनी और शैली इसमें प्रयुक्त हुई है किशनगढ़ शैली। इसको भारतीय मोनालिसा कहा गया। एक यूरोप की मोनालिसा पिक्चर थी, मतलब फोटो था, उसी तरह भारतीय बड़ी ठनी है जो किशनगढ़ शैली में बनाई है, चित्रित की गई है, उसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। मधुबनी चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है किसे? W.G. आर्चर को। W.G. आर्चर ये किस लिए जाने जाते हैं? मधुबनी चित्र शैली में इन्होंने बहुत काम किया है। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक थे। भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो राजा रवि वर्मा। बहुत फेमस नाम है, इन पर पिक्चर भी बनी है, ये है राजा रवि वर्मा। अब हमारे हिस्ट्री के हो गए, आर्ट एंड कल्चर हो गए, अब थोड़े से हम पॉलिटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। पहले भारत में संविधान संशोधन होते हैं, ठीक है, तो वो क्यों होते हैं? संविधान में कुछ चीजें ऐसी लगती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो उन चीजों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन होते हैं। तो हमारी पॉलिटी में एक चैप्टर है इमरजेंसी का, या इसको आपातकाल कहते हैं, उसमें पहले आंतरिक अशांति था, तो उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। ये अमेंडमेंट कब हुआ? तो 44th अमेंडमेंट, यानी 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा ने स्वीकार किया, यानी भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है मैंने आपको पढ़ाई है, संविधान सभा ने कब स्वीकारा है? तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिली, ये भी 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया। तो कब किया गया है? ड्राफ्ट कमेटी कब बनी है? 29 अगस्त 1947 को। तो 29 अगस्त याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947। अगला है,
नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया। तो कौन से अनुच्छेद में है? 44, यानी समान सिविल संहिता सभी नागरिकों के लिए। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया, आर्टिकल 124। तो आर्टिकल 124 किसके लिए जाना जाता है? उसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 126 में क्या है? 126 में है कि आपका राइट टू वोट, मत देने का अधिकार। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। कहीं भी आए, भारत का महान्यायवादी कौन है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। नेक्स्ट है, एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये प्रावधान कब से चल रहा है? तो 7वें संविधान संशोधन यानी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा। अगला है, लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। 15 + 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्च किस पे भारित है? तो भारत की संचित निधि पर, याद रखिएगा, भारत की संचित निधि पर। भारत में साधारण चुनावों में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष किया गया। कब? तो 61 अमेंडमेंट 1989 के द्वारा। यानी पहले आयु क्या थी? 21 साल, बाद में कर दी 18 साल। और क्या, कौन सा अमेंडमेंट था? 61 अमेंडमेंट 1989। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची कौन से आर्टिकल में है? कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची। पूछ लिया जाएगा 8वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें उन भाषाओं की सूची है जो संविधान ने मान्यता प्राप्त की है। कितनी है ये? 22 भाषाएं हैं। अनुच्छेद 350 खा के तहत क्या बताया गया है कि भारतीय अल्पसंख्यक जो भाषा के आधार पर है उनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो ये बात कौन कहते हैं? कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति। आर्टिकल 350 खा क्या कहता है कि भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनके कल्याण के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी, और वो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा अपनी क्षमादान शक्ति, आर्टिकल 72। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कहाँ है? आर्टिकल 72 में है। मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना क्या कहलाता है? प्राविलंबन। प्राविलंबन यानी विलंब करना। मृत्यु दंड को अगर रोक दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए, आर्टिकल 72। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जिसने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा है? तो नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं और बाद में राष्ट्रपति भी। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है? तो भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है, तब उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। उस रिट को कहते हैं उत्प्रेषण रिट। तो उत्प्रेषण कब होता है? जब ऐसा समाधान हो जाए कि उच्चतम न्यायालय को ऐसा लगने लगे कि निम्नतम न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर काम किया है। अगला है, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। कब? 1953 में। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया है 1953 में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। तो कैबिनेट किसके प्रति होगी? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होती है? राष्ट्रपति के प्रति। त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव किसने दिया था?
तो बलवंत राय मेहता समिति। तो आज की डेट में जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसके गठन का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया है। नेक्स्ट है साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में अगर गतिरोध की स्थिति हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जाए, तो ऐसी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक जो कि आर्टिकल 108 में है उसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। किस किस की? लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं कौन बताएगा? लोकसभा स्पीकर। यानी धन विधेयक है या वित्त विधेयक है या साधारण विधेयक है, ये लोकसभा स्पीकर बताता है। नेक्स्ट है 2 आयोगों के नाम बता रही हूँ, ये बताइए किससे 1983 में बना सरकारी आयोग, 2007 में बना पुंछी आयोग। तो सरकारी आयोग तथा पुंछी आयोग ये किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से, क्योंकि कई बार केंद्र तथा राज्य सरकारों में मतभेद होता है, उनके संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आयोग गठित हुआ जो ये बताएगा कि इनके बीच विवादों को दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो ये 2 आयोग हैं, एक सरकारी आयोग, एक पुंछी आयोग। सरकारी आयोग 83 में बना था और पुंछी आयोग 2007 में। अब रिकॉर्डिंग प्लीज ऑफ कर दीजिए।